श्री राजेंद्र जी गावी साहब से। नमस्कार। नमस्कार सर, आप ये बताएं, अनऑर्गेनाइज कामगारों के लिए, वर्कर्स के लिए महाराष्ट्र शासन की क्या क्या योजनाएं हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय पृथ्वीराज चौहान साहब ने जो महाराष्ट्र में जो असंगठित जो वर्कर्स है उनके लिए कई ऐसी सुविधाएं, उनका जीवन जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कई ऐसी योजना रखी है। और एक श्रम राज्य मंत्री के नाते उन्होंने मुझे पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो उसी में से कई, जैसे कि सेत मजदूर है जो अपना फैक्ट्री में काम करते हैं, कई और साफ सफाई कामगार है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में ये असंगठित कामगार मतलब बांटे गए हैं। तो उनकी सुरक्षिता ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए और करीबन महाराष्ट्र में 4.12 करोड़ मतलब टोटल अपना असंगठित कामगार है, उसी में से 3.74 करोड़ असंगठित कामगार है। ये दोनों असंगठित और संगठित वर्करों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए यदि कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो उनको, जैसे कि जनश्री सुरक्षा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, उनके बच्चों के स्कूल की फ़ी के बारे में है, और जहाँ पे जो गरोदर जो महिला है उनको मतलब वहाँ पे एक सिक्योरिटी होना चाहिए। तो ऐसा अलग अलग मतलब जो महाराष्ट्र सरकार ने, जैसे कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने हमें जो सुझाव दिया है, उसका सुझाव का हम एक श्रम मंत्री के नाते मेरा एक फ़र्ज बनता है कि उसको किस तरह से अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी सुरक्षिता हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आदिवासी समाज के उन्नति के लिए महाराष्ट्र सरकार की क्या नीति है? आदिवासी समाज को मुख्य धारा में, मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, चाहे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर पर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कई अच्छी योजनाएं मतलब पहले से ही, मतलब हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी पहले से चिंतित थे, और उन्होंने उनके आदेश पर महाराष्ट्र में अच्छी कई ऐसी योजनाएं हैं कि आदिवासी सही में मेन स्ट्रीम में, मुख्य प्रवाह में मतलब आने के लिए उनको, जैसे कि आर्थिक स्तर है, सामाजिक है, शैक्षणिक है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने मुझे जो विश्वास दिखाया है और एक आदिवासी होने के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है, मतलब आदिवासी बांधवों के लिए किस तरह से मैं मतलब उनके विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि ठक्कर बापा योजना है कि आदिवासी समाज के जो मेन जो रोड है, मेन अप्रोच रोड है, उसको अप्रोच रोड पर जाने के लिए करीबन क्या है कि आदिवासी लोक संख्या के जो पॉपुलेशन वाइज है उसके के तौर पे वहाँ एक अप्रोच रोड होना चाहिए जाने, ताकि वो आदिवासी जो मेन जो अपना मुख्य जो रास्ता है उसके मतलब जोड़ के, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि कई, जैसा कि धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली है, थाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी उसको जो मूलभूत सुविधा है अभी भी उस आदिवासी समाज को मिल नहीं रहे। और उसका एजुकेशन के लिए अभी तक महाराष्ट्र में करीबन 552 आश्रम स्कूल हैं। उस आश्रम स्कूल की सिचुएशन बहुत ही, अभी जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो घर में रहता है और आश्रम स्कूल में रहता है, तो उसी एक ही सिचुएशन है। तो उसके लिए एक आश्रम स्कूल में मॉडिफाई करना चाहते हैं, ताकि उस आश्रम शाला को जो डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए, दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के लिए करोड़ों रुपया हम मतलब जो हर साल आदिवासी समाज के लिए जो खर्चा हो रहा है, लेकिन सही ढंग से उस आदिवासी बांधवों के पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैंने अभी कई ऐसी योजनाएं मतलब किए हैं कि वहाँ का जो अपर आयुक्त है, कमिश्नर है, वहाँ प्रकल्प अधिकारी है, उस हर मतलब जिसने करीबन महाराष्ट्र में 24 प्रकल्प कार्यालय है, वहाँ पे मैं खुद ही जाके वहाँ मीटिंग ले रहा हूँ, और ताकि उसी में सही ढंग से ये आश्रम स्कूल किस तरह से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। आश्रम स्कूल के 1973 से उस आश्रम स्कूल इस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी किराए के ऊपर ही मतलब आश्रम स्कूल चल रहा है। तो यदि आदिवासी बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाना है, तो आश्रम स्कूल का मतलब गवर्नमेंट का खुद का मतलब वहाँ पे अपना बिल्डिंग होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये साल में करीबन 137 आश्रम स्कूल को प्रशासकीय मान्यता दी है, ताकि ये आश्रम स्कूल सही ढंग से मतलब बिल्टअप होके सही मतलब क्या है कि 130 आश्रम स्कूल को हमने प्रशासकीय मान्यता दी है, ताकि वो सही ढंग से मतलब हमारे बच्चे
अच्छे स्कूल में पढ़ सके ऐसा। तो ऐसे कई योजना ये है। आश्रम स्कूल का मतलब बच्चों का जो अपना लैक ऑफ एजुकेशन जो है तो उसका वो मतलब वो सही ढंग से स्कूल में आना चाहिए, इसलिए हमने उसको शिष्यवृत्ति हमने अब चालू की है, ताकि पूरा महाराष्ट्र में करीबन हमने अभी शिष्यवृत्ति अभी चालू की है। और दूसरा ये कि कई आश्रम स्कूल में अभी से दुर्भाग्य से कई लैब होना चाहिए था, लेकिन एक भी आधुनिक तौर पे लैब नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि मैंने जैसे भी मंत्रिमंडल में आने के बाद मैंने पहले ये अपना लैब होना चाहिए, इसलिए मतलब मैंने प्रस्ताव दिया है हर आश्रम स्कूल में 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो भी स्कूल है वहाँ पे एक आधुनिक मतलब लैब होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है हमें क्वांटिटी बढ़ाना नहीं, हमें क्वालिटी बढ़ाना है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या कि उस आश्रम स्कूल के बच्चों को ना मतलब ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसके बारे में उनको पूरा मतलब नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ, मैं जितना आदिवासी बच्चों का, आदिवासी समाज का जितना समस्या मैं जान सकता हूँ उसके मतलब दूसरा कोई जान नहीं सकता। इसलिए उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, मैं जरूर मतलब उस जितना आश्रम स्कूल के बारे में हो, आदिवासी के विकास के बारे में हो, तो जितना मॉडिफाई कर सके, जैसे कि आदिवासी का विकास करना है तो उसको एजुकेशन और सिंचन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंचन योजना नहीं होगा तो आदिवासी का विकास नहीं होगा। तो इसलिए हमें हर महाराष्ट्र में हम मतलब आदिवासी डिपार्टमेंट के तरफ से, चाहे इरिगेशन जल संपदा विभाग हो, चाहे मतलब अलग अलग विभाग है, उनको हम मतलब कि आदिवासी विकास डिपार्टमेंट के तरफ से उनको हम पैसा दे रहे हैं ताकि आदिवासी समाज का विकास हो सके। और ये एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि सही आदिवासी नहीं मतलब एजुकेशन नहीं होगा तो कोई भी आगे नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हमने ये साल से आदिवासी विकास विभाग का सेपरेट कमिश्नर हमने मतलब नियुक्त किया है। और जून का ये सत्र से आदिवासी जो अपना टीचर है, आदिवासी बच्चों की उपस्थिति जो है, प्रेजेंटी जो है, वो सही ढंग से होना चाहिए। इसलिए ये साल से हमने जून महीने से बायोमेट्रिक हमने चालू किया है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेबर ट्रैवल्स के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। हम कल फिर मिलेंगे इसी सेगमेंट में और इसी लेबर ट्राइबल माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए बहुत कुछ है, तो आप कहीं ना जाएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोवेशन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा, बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। भारत के सुशिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार जिन्हें काम की तलाश है, इनोविजन मीडिया लेके आए हैं उनके लिए मौका। नौकरी पाने का अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर कॉल करें 022-2871 0320 और 022-2871 0321 या लॉग इन करें www.innovisionmedia.in पर। हमारे द्वारा प्रदान की गई ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंसान ने जब से होश संभाला है तब से किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ले रखी है, या फिर यूं कह लीजिए कि इंसान काफी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ये सब हमें भी जानना जरूरी है और आपको भी जानना जरूरी है। तो क्यों ना इस जानकारी को हम कुछ जानकारों से ही हासिल करें। तो चलिए देखें। CSR पर चर्चा के लिए हमने डॉक्टर जेवियर्स को आमंत्रित किया है। आइए हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, CSR के बारे में आप कुछ जानकारी दें। Yes. The first place, I'm very pleased to be here in this particular TV show.
and thank you for giving this opportunity to share, whatever that little that I know about the CSR. Corporate social responsibility is not a new term. Everybody knows about it, everyone must have heard about it, and increasingly now companies are talking about it, writing about it in their annual report. So it's not a new thing, but then it's also so happened that not many people maybe were paying attention to what it is, why it is, and how this will be useful, both for the companies as well as for the people, and also for the earth, the planet. So if you look at it from that point of view, corporate social responsibility is a kind of a holistic concept, wherein it is not only the profit. The companies also should pay attention to the people who are working for them, internal and as well as external, the people. At the same time, also make sure that whatever that they are doing is not going to adversely affect or impact the environment. So to put it in a very simple way, that the corporate social responsibility is something that looks at the planet, the people and the profit. So sometimes they call it as a triple bottom line. So that's how it is. आप ये सोचते हैं CSR के एक्टिविटी से सीरियसली कंपनी को फ़ायदा है या हमारे देश के लोगों को फ़ायदा है? क्या ये सब लोग सीरियसली कर रहे हैं ये? Yes, I think if you look at some of the publications and the various reports that is coming about, India is one of the countries which is many of the companies who are into the CSR, but the way they may be doing it might vary from various varying from very small to large set of investment.